तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी दिनों से पोको X3 Pro पड़ा था, जो कि घर का ही फ़ोन था। और उसमें दोस्तों ईडीएल पोर्ट बन रहा था ऑटोमेटिक। उसका सीपीयू रैम रिवॉल्व किया हुआ था, तब भी उसमें ऑटो ईडीएल पोर्ट बन रहा था। तो मैंने उसका यूएफएस आईसी को निकाला, जो कि BGA 153 होता है, और उसको JCID के बॉक्स में लगाया। उसके बाद उसको मैंने डिटेक्ट करने की कोशिश की। काफ़ी मुश्किल से वो डिटेक्ट हुई और धीरे धीरे वो रीड कर रहा था, काफ़ी धीरे धीरे रीड कर रहा था। बाकी यूएफएस आईसीओ को उतना समय नहीं लगता जितना इसको लगा, और ये काफ़ी धीरे धीरे रीड हो रहा था। मैंने इसका बैकअप लेने की कोशिश की, लेकिन बैकअप भी इसका नहीं हो रहा था। बैकअप में भी इसको फेल दिखा रहा था रीड करते टाइम। कई बार इसमें कई सारी फाइल फेल दिखा रहा था और रीड भी नहीं हो रहा था। तो मैंने उसका क्या किया, यहाँ पर जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं रीड डिस्क्रिप्टर फाइल का, मैंने डिस्क्रिप्टर फाइल को रीड तो कर लिया, लेकिन राइट नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और डिस्क्रिप्टर फाइल को सेलेक्ट किया और राइट करने की कोशिश किया, लेकिन फेल हो रहा था। उसके बाद मैंने रीसेट यूएफएस के ऊपर क्लिक किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट यूएफएस का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक किया। रीसेट यूएफएस करने के बाद थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लग सकता है। यूएफएस का साइज देख कर ये काम करता है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्टर फाइल को रीड करता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक इसके ऊपर राइट करता है। तो इसने डिस्क्रिप्टर फाइल को ऑटोमेटिक रीड तो कर लिया रीसेट यूएफएस करने के बाद, मगर इसके ऊपर डिस्क्रिप्टर फाइल राइट नहीं हो पाई। तो उसके बाद इसके सारे पार्टीशन डिलीट हो गए। लून 0 से लेके लून 5 तक के जो पार्टीशन होते हैं वो पूरी तरह से 0 हो गए, और सिर्फ लून 0 ही शो कर रहा था। बाकी प्रॉब्लम ये निकल गया इसका कि ये जो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, इसको डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, बार बार निकालो बार बार लगाओ, उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम निकल गया। अब ये एक ही बार में डिटेक्ट होने लग गई बॉक्स में, मगर इसमें पार्टीशन सारे के सारे 0 हो गए। अब मैंने इसी का जो बैकअप लेके रखा था डिस्क्रिप्टर फाइल का, इसको मैं वापस डाल रहा था, राइट कर रहा था। तो डिस्क्रिप्टर फाइल राइट नहीं हो रही थी, बार बार फेल आ रहा था। मैं काफ़ी कोशिश किया, फिर भी फेल आ रहा था, मगर सिर्फ और सिर्फ 128 GB का लून 0 पार्टीशन ही शो कर रहा था। तो मैंने उसे किस तरह से रिपेयर किया है वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने उसको किस तरह से रिपेयर किया है। यहाँ ये कुछ फोल्डर भी इसके जो बैकअप के फोल्डर है, लेकिन ये बैकअप नहीं हो पाया। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्टर कन्फिग के ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ से मैंने क्या किया, पोको X3 Pro का जो यूएफएस आईसी था उसका मैंने डिस्क्रिप्टर फाइल को राइट करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरे पास एक Redmi 9 पावर का यूएफएस मेरे पास था, और मैंने उसका भी बैकअप लेके रखा था। अब दोनों में यूएफएस आईसी अलग अलग होती है, उसमें BGA 254 होता है और X3 Pro में BGA 153 होता है। फिर भी मैंने दोस्तों BGA 254 का डिस्क्रिप्टर फाइल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जैसे कि ये 2 फाइल है, ये 2 फाइल में से मैंने एक फाइल डाला, दोनों का आईसी नंबर अलग है, और BGA 254 और BGA 153 दोनों अलग होता है। फिर भी मैंने यहाँ से एक फाइल को राइट कर डाला, और इसके लून 0 से लेके लून 5 तक के पूरे पार्टीशन तैयार हो गए। BGA 153 में मैंने BGA 254 का डिस्क्रिप्टर फाइल को फ्लैश किया, तब भी इसमें ये पार्टीशन बन गए, और ये क्वालकॉम CPU के लिए बूटेबल हो गया। इसका मॉडल नंबर भी सेम टू सेम आप देख सकते हैं, मॉडल नंबर है इसका BGA 153 का, जो कि पोको X3 Pro में लगता है। और मैंने इसमें लगाया BGA 254 का डिस्क्रिप्टर फाइल को राइट किया, और ये सक्सेस हो गया। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि हम BGA 254 का भी डिस्क्रिप्टर फाइल BGA 153 के आईसी में राइट कर सकते हैं, बस वो क्वालकॉम बूटेबल होना चाहिए। Redmi 9 पावर क्वालकॉम CPU वाला होता है, और उसका BGA 254 का डिस्क्रिप्टर फाइल मैंने BGA 153 में राइट किया, और ये सक्सेस हो गया। इसके पार्टीशन बन गए। पार्टीशन बनने के बाद दोस्तों इसमें मैं ENG फाइल को फ्लैश करने का ट्राई किया UMD से। तो मुझे पोको X3 Pro का ENG फाइल डाउनलोड करना था। मैं बोर्नियो को ओपन किया, बोर्नियो में स्पेशल फाइल में गया, यहाँ पर ENG फाइल का एक फोल्डर होता है, वहाँ पर हमें पोको X3 Pro का फाइल मिल जाता है। यहाँ से मैंने इसका पोको X3 Pro का ENG फाइल डाउनलोड किया। अब BGA 153 UFS IC में
पार्टीशन तैयार हो गए थे, क्वालकॉम बूटेबल बन चुकी थी, 0 से लेके लून 5 तक की इसके पार्टीशन बन गए। तो मैंने यूएफएस आईसी को बोर्ड में फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इसमें ईडीएल पोर्ट बना। ईडीएल पोर्ट बनने के बाद मैंने इसको यूएमटी से फ्लैश करने का ट्राई किया, मगर यूएमटी से ये फ्लैश नहीं हो रहा था, इसमें आउट सर्वर मांग रहा था। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर अभी आउट सर्वर मांगेगा, ये फ्लैश नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा ENG फाइल है, इसको मैंने डाउनलोड किया वे बोर्नियो से, और यहाँ पर मल्टी प्रोग्राम मोड में जाना है। यहाँ पर हमें फोल्डर को सेलेक्ट कर देना है, फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। मैंने अभी यहाँ पर फ्लैश के ऊपर क्लिक किया तो ये सबसे पहले तो लोडर के ऊपर ही फेल हो गया, सेंडिंग लोडर के ऊपर फेल हो गया। तो मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक लोडर जो ऑप्शन होता है इसको मैंने अनटिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लोडर फाइल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने फिर से ट्राई किया। इस बार सेंडिंग लोडर तो हो गया, लेकिन आउट सर्वर के ऊपर ये अटक गया। यहाँ पर आउट सर्वर स्किप नहीं हुआ और वहाँ पर ये अटक गया। तो दोस्तों अब इसको फ्लैश कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा कि मैंने इसको फ्लैश कैसे किया। तो मैंने यूएफएस ऐसे को फिर से बोर्ड से निकाला और JCID U15 बॉक्स में इसको लगाया। उसके बाद JCID U15 का सेटअप मैंने ओपन किया और इसको मैं अभी JCID U15 के सेटअप से इसको फ्लैश करूंगा। यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जिस फोल्डर में ENG फाइल है उस फोल्डर को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। ये हमारा सेलेक्ट हो गया और आप देख सकते हैं सारी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। इसके पहले दोस्तों ये पूरी तरह से यूएफएस ऐसी ब्लैंक थी, सिर्फ लून 0 से लेके लून 5 तक के इसमें पार्टीशन बने थे, लेकिन पार्टीशन के अंदर पार्टीशन नहीं थे, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो ये हमें अभी सिंपल राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप क्वालकॉम का फ्लैश फाइल डायरेक्ट फ्लैश भी कर सकते हैं और मीडियाटेक का भी इसमें फ्लैश कर सकते हैं। मैंने ट्राई करके देखा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये बॉक्स होगा तो आप ट्राई कर देख सकते हैं। मेरे पास अगर ऐसा कोई फ़ोन आएगा तो मैं एक बार ट्राई कर जरूर देखूंगा। इसमें दोस्तों हमारे कंप्यूटर में 3.0 USB पोर्ट होना चाहिए। अगर हमने पास 3.0 पोर्ट अगर नहीं है तो ऐसा स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप अलग से एक USB कार्ड लगा सकते हैं 3.0 वाला, जो कि PCI स्लॉट में लगता है। और बॉक्स के साथ जो केबल मिलती है वो भी 3.0 वाली केबल होती है। अगर आपके पास ख़राब होती है वो केबल तो आपको नई केबल अगर लेना है तो USB 3.0 वाली ही केबल लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन के अंदर पार्टीशन बन गया है और JCID टूल में सिर्फ अनलॉक करने के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी UFS IC को जितना पॉसिबल हो सकता है रिपेयर करने का वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें EasyJet में भी सेम टू सेम यही ऑप्शन होते हैं और इसमें भी सेम टू सेम वही ऑप्शन है, बस इसमें अनलॉक करने के ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वैसे भी हमें मोबाइल को अनलॉक करना नहीं है, हमें सिर्फ मोबाइल का UFS IC को रिपेयर करना है और मोबाइल को ऑन करना है। अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं करना हमें अनलॉक। पुलिस वाले फ़ोन करते हैं फिर। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि मैंने जो थोड़ा बहुत बैकअप लिया था पुराना वाला, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी बैकअप रीड हुआ कि नहीं हुआ वो देखने के लिए मैंने यहाँ पर मॉडम 1 और मॉडम 2 के ऊपर मार्क किया और देखा तो मेरे पास सिक्योरिटी बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ENG फाइल से वैसे भी रिपेयर हो सकता है। अगर आपने किसी भी मोबाइल का डंप फाइल डाउनलोड किया है जिस मोबाइल में UFS IC लगा हुआ है और उसका आपने डंप फाइल डाउनलोड किया है इंटरनेट से और वो डंप फाइल EasyJet से रीड किया हुआ है, तो उस फाइल को भी आप इसमें फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पर भी JCID U15 में भी सपोर्ट करता है क्योंकि उसका बिन फाइल होता है। EasyJet से भी अगर आप रीड किया हुआ फाइल अगर फ्लैश करते हैं तो उसका भी डंप फाइल बिन फाइल में होता है, तो ये सपोर्ट कर लेता है। आप 100% डंप फाइल को फ्लैश कर सकते हैं JCID U15 से। अब दोस्तों मैंने ये जो आपको दिखा रहा हूँ EasyJet का जो डंप फाइल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये खाली प्रैक्टिकल के लिए है। मैं एक प्रैक्टिकल कर देख रहा हूँ क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी मैंने मोबाइल को ENG फाइल से ही चालू किया है। मोबाइल ऑन हुआ मेरा तो वो ENG फाइल से हुआ। मैंने डंप फाइल को फ्लैश तो बाद में किया क्योंकि मोबाइल में और एक थोड़ा सी दिक्कत थी, तो बाद में मैंने डंप फाइल को फ्लैश कर देखा। बाकी जो मैंने मोबाइल को ऑन किया तो वो ENG फाइल फ्लैश करने के बाद ही ऑन हुआ। तो ये जो डंप फाइल मैं फ्लैश कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरा एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। मैंने एक खाली एक्सपेरिमेंट किया है कि ये फ्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फाइल जो था
एज डेटा का फाइल था, इसलिए मैंने इसको फ्लैश कर ट्राई किया। तो दोस्तों मैंने इसमें BGA 254 का डिस्क्रिप्टर फाइल फ्लैश किया BGA 153 में, और इसके लून 0 से लून 5 तक के इसके पार्टीशन बन गए। उसके बाद मैंने JCID टूल से ही इसमें ENG फाइल फ्लैश किया। UFS IC को वापस मैंने बोर्ड में फिक्स किया। फिक्स करने के बाद दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो गया है। इसमें 3 मिनट लगता है। 3 मिनट के बाद इसमें स्क्रीन के ऊपर चाइनीज लैंग्वेज में फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है, जो कि नॉर्मल आपको कई सारे फ़ोन में देखने को मिलेगा रेडमी के। तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ आता है फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन, मगर फैक्ट्री रीसेट नहीं होता। तो मैंने इसका बैटरी डिस्कनेक्ट किया और फिर से कनेक्ट किया, तो दोबारा मोबाइल ऑन नहीं हुआ, ये फिर से EDL मोड पर चला गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें रैम या CPU में कोई दिक्कत हो सकती है, इसके वजह से एक बार ऑन हुआ, उसके बाद फिर से EDL मोड पर चला गया। अब हो सकता है अगर ये ENG फाइल UMT से अगर फ्लैश हो गया रहता तो शायद मोबाइल ऑन हो गया रहता, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसके CPU में और रैम में दिक्कत हो सकती है। मगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जब आएगा मेरे पास तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ थी और इसको कैसे रिपेयर करना, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ दोस्तों ये मोबाइल ऑन हो गया है, मगर ये फिर से डेड हो जाता है। एक बार मैं इसको ऑनलाइन आउट सर्वर से फ्लैश कर जरूर देखूंगा, जिससे शायद प्रॉब्लम हो सकता है निकल जाए। मगर इस वीडियो में हमें सिर्फ ये सीखने मिला है कि हम UFS IC अगर डैमेज है तो उसे किस तरह से रिपेयर करना है, ये हमें यहाँ पर सीखने को मिला है। अब दोस्तों हेल्थ रिपेयर किसी भी बॉक्स में फ़िलहाल नहीं हो रही है। EasyJet में भी इसका हेल्थ रिपेयर आप नहीं कर सकते अगर बैड हेल्थ है तो। अगर बाकी आपने डिस्क्रिप्टर फाइल को अगर राइट किया है तो आपका OEM जो होता है, OEM लॉकेट जो होता है वो अनलॉक हो जाता है अगर डिस्क्रिप्टर फाइल को आपने फ्लैश किया है तो। और OEM अनलॉक करने के बाद आप उस UFS IC को किसी भी फ़ोन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन बाद में मैं लाऊंगा और आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद जय भारत।